गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे। जो पीएससी और स्टेट पीएससी में जो एक बजट है, फिनांस, पब्लिक फिनांस, उसके बाद फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक फिनांस का एक पार्ट है बजट। ठीक है, तो आज हम लोग बजट पढ़ेंगे। अक्सर हम लोग आए दिन सुनते हैं बजट में ये हुआ, मतलब जैसे अभी फरवरी आने वाला है। ठीक है, अभी अक्टूबर चल रहा है तो अभी बजट का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, फरवरी जैसे ही आएगा जनवरी, तो बजट में ये होगा, वो होगा, ये चीज़ें महंगी होंगी, ये चीज़ें कम होंगी, इतना खर्च गवर्नमेंट इस पे करेगी, टैक्स इतना बढ़ेगा, यहाँ से रेवेन्यू आएगा, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बजट क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल होता है, कैसे ये पास होता है पार्लियामेंट में, और कितने तरह के बजट होते हैं, बजट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, रेनी स्ट्रॉन। ठीक है, तो इन्होंने बजट के बारे में कुछ बोला था, आप मेंस में इसको कोट्स कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ए प्रिलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। मतलब प्री अप्रूव्ड प्लान होता है क्या, गवर्नमेंट के खर्च और आमदनी का, आय और खर्चे का एक प्री अप्रूव्ड प्लान होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बजट। ठीक है, इट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ए प्रिलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे रेनी स्टॉर्न, उन्होंने दिया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट। तो अगर आप जैसे बजट का पहले जैसे जेपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, या और कहीं स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइन बजट या राइट ऐसे ऑन बजट। ठीक है, तो उसमें पहले ये चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए जो 2025 का बजट था, अभी हम लोग पढ़ेंगे बजट क्या होता है, लेकिन अभी मान लीजिए कि 2025-26 को जो बजट था, अभी 26-27 का आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा थीम है सबका विकास। उसी तरह स्टेट झारखंड का हमीनकर बजट, ठीक है, अबुआ बजट, ये सब चीज थीम रहता है। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे क्या है, सबका विकास, विच मीन्स डेवलपमेंट फॉर ऑल। ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग अभी डेवलप इंडिया विजन 2047 तक हम लोग अचीव करना है, तो उसका एक सब पार्ट इसको मान सकते हैं। ठीक है, जो इस बार का बजट था। अच्छा, अब देखिए हम लोग प्रॉपर बजट का जो डेफिनेशन वगैरह है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 112 ये बोलता है, सबसे पहले आर्टिकल 112 ये बोलता है कि भाई जो हमारे राष्ट्रपति साहब है, प्रेसिडेंट, ठीक है, इनको मैंडेट करता है कि हर साल, ठीक है, गवर्नमेंट का जो इस्टीमेटेड रिसिप्ट है, आमदनी है और खर्चा इस्टीमेटेड है। ठीक है, हमको पता नहीं है कि आने वाला बजट क्या होता है, आने वाले साल के लिए, फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हमारा खर्चा और क्या हमारा आमदनी हो सकता है, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक इस्टीमेटेड रहता है कि हाँ इतना हो सकता है, पिछले बार की अपेक्षा इतना हम लोग का रेवेन्यू और इस तरह का खर्चा रहेगा। ठीक है, तो वो चीज जो है इस्टीमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट के बिफोर रखना पड़ता है। ठीक है, हर फिनेंशियल ईयर का, हर जो वित्तीय वर्ष है उसका जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है उसको रखना पड़ता है प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के समक्ष। उसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 112 में। ठीक है, देख लेते हैं आर्टिकल 112 मैंडेट्स द प्रेसिडेंट टू प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट, और गवर्नर इन द केस ऑफ स्टेट, गवर्नर टू प्रेजेंट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पार्लियामेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा। ठीक है, ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो भी हो, फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, नॉन यूनियन बजट। ठीक है, इसी को यूनियन बजट बोलते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो गया। ठीक है, ये वाला डेफिनेशन है। अब लेकिन आम भाषा में क्या है, बजट हम लोग हमेशा, अरे यार बजट गड़बड़ा गया, अरे यार ये हो गया, भाई अभी कड़की चल रहा है, बजट नहीं है। कभी आप कहीं जाइए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अभी बजट नहीं है सर। ठीक है, तो ये बजट, तो ये जो वर्ड है ना बजट, ये वर्ड जो है ये आया है, एक फ्रेंच वर्ड है ना, फ्रेंच वर्ड बुगेट, उसका मतलब होता है एक छोटा सा चमड़ा का बैग। ठीक है, ए स्मॉल लेदर बैग। ठीक है,
उसका मतलब यही होता है, फ्रेंच वर्ड है। बजट इज नॉट हिंदी और समथिंग, लेकिन अभी हम लोग के देखिए हम लोग उसको अपने मुंह में बैठा लिए हैं कि भाई बजट घोषणा पत्र होगा, बजट आएगा, और है कहाँ का ये फ्रेंच वर्ड। इसीलिए मैंने फ्रेंच इकोनॉमिस्ट का मैंने एक डेफिनेशन दिया, ठीक है, बजट का। चलिए उसके बाद देखिए, ठीक है, इट इज ए क्वांटिटेटिव प्लान फॉर एक्वायरिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो व्हाट डज इट मीन? क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, एक प्लान है जिसमें हमेशा हमको बताना है कि भाई हम कैसे रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे आने वाले वित्तीय वर्ष में। लिखा है ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम, उसका मतलब क्या हुआ? ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम का मतलब हो गया, ये जो है ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम, इसका मतलब हो गया फिनेंशियल ईयर, ठीक है। ये ओवर स्पेसिफाइड टाइम का मतलब फिनेंशियल ईयर। अब हो सकता है कोई कंपनी के बारे में या घर के बारे में बजट है, तो घर का बजट क्या होगा, आज का बजट क्या होगा भाई, हम ये एक महीना का बजट है, ये राशन का खर्चा है, तो ये सब चीज, ठीक है, ठीक है। तो ये देख लीजिए डेफिनेशन ये हो गया हमारा एक लेमन वे में, ठीक है। द वर्ड बजट, ठीक है, द वर्ड बजट इज सेड टू हैव इट्स ओरिजिन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बुगेट है, उससे इसका ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, विच रेफर्स स्मॉल लेदर बैग, ठीक है, देखिए, विच रेफर्स टू ए स्मॉल लेदर बैग, इट इज ए क्वांटिटेटिव प्लान, क्वालिटी नहीं क्वांटिटेटिव मतलब कितना खर्च होगा, ठीक है, गणित तौर पे, फॉर एक्वायरिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेस ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 12 देख लिए, ठीक है, कि द बजट इज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमेशा याद रखिएगा, ये एनुअल फाइनेंशियल एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर ए फोर्थकमिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, आर्टिकल 12 में। और यही क्या कहता है कि जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है फॉर द फोर्थकमिंग फाइनेंशियल ईयर टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस में बी, ठीक है, आर्टिकल 112 100 और 202 देख लेते हैं एक बार। देखिए, यूनियन बजट जो है वो 112 में डील करता है, ठीक है, और स्टेट बजट 202 में, ठीक है। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो स्टेट का अलग बजट होगा और यूनियन का अलग बजट होगा। यूनियन का जो बजट होगा वो आर्टिकल 112 में डिफाइंड है, जो कि प्रेसिडेंट इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जो हमारा जो भी गवर्नमेंट का खर्चा और आमदनी होगी उसको पार्लियामेंट के बिफोर रखेंगे इच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसी तरह 202 में गवर्नर रखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के समक्ष, ठीक है। अच्छा, नेशनल लेवल पे क्या होता है, बजट डिवीजन होता है, ठीक है, देखिए बजट डिवीजन ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ऐसे करके 6 है, ठीक है। उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसका जो बजट डिवीजन है वो नेशनल बजट प्रिपेयर करता है। जनरली ये स्टार्ट हो जाता है सितंबर अक्टूबर में और प्रेजेंट होता है 1 फरवरी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और देख लीजिए थोड़ा सा डेफिनेशन इसको, कि द बजट इज यूज्ड एज ए टूल टू मैनेज द कंट्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इट इज ए टूल टू मैनेज द कंट्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टू अचीव द गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज। देखिए, अल्टीमेटली वी आर ए वेलफेयर कंट्री, सो वट एवर वी स्पेंड, गवर्नमेंट स्पेंड इट अल्टीमेटली टू अचीव अ एम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट और वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। अब देखिए कुछ बजट के बारे में हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला बजट जो है 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर 1867 में क्या हुआ कि ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ 31 मार्च, ठीक है। फिर क्या हुआ 1924 में ऑकवर्ड कमेटी का रिकमेंडेशन आया, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि भाई आप है ना रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट कर दो,
ठीक है, जो कि होता था, आप देखते होंगे लालू यादव जब रेल मंत्री थे, या नीतीश कुमार या ममता बनर्जी, वो रेल बजट प्रेजेंट करती थी। लेकिन अब 2017 से क्या हुआ कि ये यूनाइट कर दिया गया है, ठीक है। अब जनरल बजट के साथ इसको मर्ज कर दिया गया, कब? 2017 से। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला हो गया 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। फिर ऑकवर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन में आपका 1924 में आया, जिसमें क्या हुआ कि रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग कर दिया गया। फिर जो पहला, जब हमारा देश आजाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर के सनमुगम चट्टी, ये थे फिनांस मिनिस्टर जो जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट आजादी के बाद प्रस्तुत किया था। फिर जॉन मिथाई आए, ठीक है, इन्होंने पहला रेल बजट प्रेजेंट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और पहला इंटरिम बजट जो है तो सी डी देशमुख। यहाँ पे आप हमको बताइए कि सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने वाली फिनांस मिनिस्टर कौन है इंडिया की, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है। बजट तो हम कर लिए कि हमारा क्या खर्चा होगा और कितना आय आएगा भाई। मान लीजिए कि आप कोई दुर्गा पूजा में या किसी चीज में कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आप तो करते होंगे ना कि भाई दुर्गा पूजा आने वाला है तो इतना कपड़ा खरीदना है, हमारा आमदनी ऐसा होगा, और नहीं होगा तो हम कहीं से उधारी लेंगे। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट करते होंगे, तो वो भी एक तरह का बजट है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट क्या है? देखिए, मैनेजमेंट, अभी बताया जैसे मैनेजमेंट कि भाई हमारा प्लानिंग कैसा हो, ठीक है, टू अचीव द अल्टीमेट एम, है ना। यहाँ पे अल्टीमेट एम क्या है? गवर्नमेंट का जो है सो वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। फिर सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो, मतलब बजट में क्या होता है, कहाँ से पैसा आएगा? पैसा आने का सोर्स क्या है? टैक्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कहीं से उधारी लेना है। तो टैक्स लाएंगे तो कितना हम बढ़ाए, ठीक है, कितना हम घटाए, ठीक है, कितना हम बजट, मतलब हम कितना टैक्स बढ़ाए, इस बार कितना टैक्स हमें लेना है, कहाँ से लेना है। जैसे मान लीजिए कि गरीब लोगों को देना है, तो गरीब लोगों को टैक्स कम करो जीएसटी में भाई। जैसे जीएसटी 2.0 में हुआ है ना, जीएसटी जीरो, जो अभी 22 सितंबर से आया हुआ है जीएसटी 2.0 में। इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ है कि टैक्स स्लैब्स को कम किया गया, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से चीजें होती है कि भाई कहाँ से हम किस में और ज्यादा टैक्स लगाएं, इनकम टैक्स को कम करना है, ज्यादा करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है, ठीक है, ताकि हमारे समाज में जो चेंजेस है, लाइक सोशल चेंज कैसे होगा? जैसे आप अमीर, जो बहुत ज्यादा अमीर है, वो गाड़ी खरीदेंगे महिंद्रा थार या बुलेट खरीदेंगे 350 से ज्यादा सीसी का बाइक, तो उनसे ज्यादा टैक्स लो। और जो गरीब है बेचारे, खरीद नहीं पा रहे, उनको किसी तरह से वहां से रिसोर्स लेके पैसा जमा करके इन द फॉर्म ऑफ टैक्स वी शुड गिव इट टू सम पॉलिसी लाइक पॉवर्टी एलिवेशन और समथिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा? सामाजिक समानता आएगी, सोशियो इकोनॉमिक चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप मान लीजिए कि इकोनॉमिक चेंज लाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हैव द इकोनॉमिक चेंज, तो यू मे रिड्यूस सम टैक्सेस और यू कैन गिव रिबेट टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल के इनपुट्स में कुछ टैक्स को घटा दिए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम करेगा, फिर लोग ज्यादा खरीदेंगे, इस तरह से इकोनॉमिक गतिविधि आएगी। फिर लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जो बजट होता है ना, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि आने वाले फिनेंशियल ईयर में हमारा 50 रुपया खर्च है, तो हम 50 रुपया खजाने से, गवर्नमेंट का जो राजकोषीय कोष है वहां से निकाल ले, नहीं, ये गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है अनटिल और अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेटिव, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ठीक है। बजट इंश्योर्स लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट पे, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन ओवर द बजट, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने क्या बोला, इट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ए प्रिलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान। प्रिलिमिनरी अप्रूव्ड मतलब किसके अप्रूव्ड? अप्रूवल से, लेजिस्लेचर से, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ बजट क्या है? बजट का प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए टोटल 7 प्रिंसिपल है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, PPACC, ठीक है, ऐसे करके। देखिए
पीरियोडिसिटी होता है, फिर पब्लिसिटी पीपी हो गया, फिर एक्यूरेसी आएगा, फिर क्लैरिटी आएगा, फिर कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, ठीक है, फिर यूनिटी यू और आर, यू आर, ठीक है, पीपी ए सी सी यू आर। देखिए पहला बजट क्या, पीरियोडिसिटी, मतलब देखिए जो जो बजट है ना वो अप्रूव होना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा निश्चित काल के लिए, ये नहीं, हर पीरियड में उसको अप्रूवल मिलना चाहिए। कहां से? ऑथराइज्ड होना चाहिए, कहां से? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से। ये नहीं कि गवर्नमेंट एक बार अप्रूवल ले ली हमेशा के लिए वो तो वही हमारा जो है पार्लियामेंट्री अप्रूव्ड होना चाहिए, इसीलिए उसको बोलता है पीरियोडिसिटी, ठीक है। पीरियोडिसिटी मतलब एक निश्चित अवधि के बाद बजट का अप्रूवल जरूरी है, ये नहीं कि हमेशा के लिए जो है सो ये नहीं कि हमेशा के लिए एक बार अप्रूव हुआ तो गवर्नमेंट हमेशा से खर्च कर सकती, नहीं। वो जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट का, वो हर साल अप्रूव होना चाहिए कि हाँ यहाँ से हम इतना टैक्स लगाएंगे, इतना खर्च करेंगे, ठीक है। फिर पब्लिसिटी, जो भी स्टेजेज है ना बजट का, वो सारा कुछ जो भी बजट का रिकमेंडेशन है, उसका एग्जीक्यूशन है, और लेजिस्लेचर ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, जो भी है वो ये शुड बी मेड इन पब्लिक, जनता के सामने इसको रखना चाहिए, ठीक है। क्या डिस्कशन हुआ, कितना टैक्स लगाया, कैसे खर्च होगा, ये सारा चीज जो भी प्लान है, ठीक है। एक तो पीरियडिक होना चाहिए, मतलब लेजिस्लेटिव का हमेशा अप्रूवल चाहिए हर एक निश्चित समय अवधि के बाद। फिर पब्लिसिटी मतलब गवर्नमेंट जनता के बीच इसको रखेगी कि भाई इस तरह का बजट होगा, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी, मतलब जितना हद तक हो सके ये एक्यूरेट होना चाहिए। द बजट एस्टिमेट शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, ठीक है। द बजट एस्टिमेट शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, ठीक है। फिर क्लैरिटी होना चाहिए कि बजट शुड बी, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू एवरी सिटीजन, नागरिक को समझ में आना चाहिए कि क्या है, इसलिए इसको क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब तो बजट है ना वो ग्रॉस होना चाहिए, नेट नहीं कि ये डेप्रिसिएशन और ये सब चीज, इट शुड बी ग्रॉस, ग्रॉस एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिटी, मतलब जितना भी रिसिप्ट है ना वो एक फंड में आओ और वहां से हम सारा जो एक्सपेंडिचर है उसको फिनांस करेंगे, ठीक है। सभी प्राप्तियों को एक सामान्य निधि जनरल फंड में रखा जाना चाहिए ताकि व्यय का वित्त पोषण उसी से किया जा सके, ठीक है। मतलब all the receipts should be credited to one general fund for financing all the expenditure, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल ऑफ लैप्स होगा। रूल ऑफ लैप्स क्या कहता है? रूल ऑफ लैप्स कहता है कि एनी पार्ट ऑफ द ग्रांट नॉट स्पेंड विद इन द फिनेंशियल ईयर एक्सपायर एट इट्स क्लोज एंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। मतलब सोचिए कि इस साल के लिए हमने रेलवे को दिया था, मान लीजिए 5 लाख करोड़, सपोज 5,000 करोड़ दिया था। अब 5,000 करोड़ में वो 2,500 खर्च हुआ, 2,500 खर्च नहीं हुआ, तो वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो whenever it is allocated for a particular sector or particular item, ठीक है, that amount should be spent within that specific period of time, ठीक है। that is called rule of lapse, otherwise it will be lapsed and cannot be carry forward, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बजट का कंपोनेंट हमने अभी तक देखा, बजट का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए बजट का कंपोनेंट्स, ठीक है। देखिए एक होता है रिसीट्स, एक होता है एक्सपेंडिचर, मतलब हमारा एक तरफ का रेवेन्यू एक पार्ट है, ठीक है, कि कहाँ से आएगा आय, और एक तरफ है व्यय, ठीक है, आय व्यय। तो आय का 2 पार्ट है, ठीक है, रिसिप्ट का, रेवेन्यू रिसिप्ट और
कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आपका जैसे रेवेन्यू मतलब कैपिटल रिसिप्ट जैसे कि आपका पूंजीगत प्राप्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से बजट एक्सपेंडिचर में ये तो रेवेन्यू का हो गया। रिसिप्ट में दो पार्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और बजट एक्सपेंडिचर का दो पार्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। रेवेन्यू कैपिटल देखिए ये हो गया, फिर से देखते हैं एक मिनट। ये है बजट, ठीक है। बजट का दो पार्ट, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। अब दोनों को दो दो पार्ट, रिसिप्ट कहां से, रेवेन्यू और कैपिटल, और एक्सपेंडिचर कहां से, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। हो गया, देखिए बजट, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिट्स के अंदर दो होता है, रेवेन्यू कैपिटल, और एक्सपेंडिचर के अंदर भी एक रेवेन्यू एक कैपिटल, ठीक है। अब रेवेन्यू के अंदर दो पार्ट है, टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। और टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स। टैक्स रिसिप्ट में आपका हो गया रेवेन्यू पार्ट पे, टैक्स रिसिप्ट के अंदर क्या क्या था, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया मान लीजिए, फिर जीएसटी हो गया, फिर कस्टम्स ड्यूटी हो गया, जो भी टैक्स लगता है वो सब। और नॉन टैक्स रिसिप्ट में मतलब जैसे नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब टैक्स के अलावा, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी के अलावा कौन सा टैक्स है, जैसे कौन सा रेवेन्यू हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट कहाँ से पैसा ले सकती है, आप सोच के देखिए। फाइन्स हो गया, पेनाल्टी हो गया, आप अगर पासपोर्ट इशू कराना है तो उसके लिए फीस लगता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए फीस लगता है। कोई पेनाल्टी, आपने कुछ रूल तोड़ा उसके लिए पेनाल्टी लगती है, तो ये सब आता है आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में, ठीक है। फिर कैपिटल रिसिप्ट में होगा पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति मतलब पूंजी से जो प्राप्त हो रहा है, जैसे देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ये दो, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कुछ जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें गवर्नमेंट अपना हिस्सा बेचती है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जिस जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डीपम करके एक जो डीपम मतलब एक इकाई है, वो उसको देखती है डिसइन्वेस्टमेंट को, ठीक है। और रिकवरी ऑफ लोन्स, मैंने गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, अब वो रिकवर हो रहा है, तो वो चीज, ये दोनों आया गवर्नमेंट के पास, ये भी एक तरह का इनकम है। तो ये दोनों को बोलते हैं नॉन डेट। नॉन डेट, इससे ना गवर्नमेंट का कोई मतलब उधारी नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए अगर बोरोइंग है, बोरोइंग यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट का एक पार्ट है बोरोइंग, ठीक है, ये वाला बोरोइंग। ये जो बोरोइंग है या लोन, ये जैसे गवर्नमेंट मान लीजिए कहीं से लेती है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से ली, या कहीं से जैसे आईएमएफ से ली या वर्ल्ड बैंक से ली, तो इसको लौटाना है ना, आया तो मेरे पास इनकम के रूप में जरूर, लेकिन ये एक तरह का उधारी आके आया। जैसे हम अभी दुर्गा पूजा का प्लान करेंगे या दिवाली का प्लान करेंगे, तो हमारे पास जितना भी पैसा है ठीक है, लेकिन अगर घट गया तो कहीं से उधारी लेंगे, वो भी मेरे पास अभी आया खर्च करने के लिए, लेकिन मुझे उसको फ्यूचर में लौटाना है, उसको बोलते हैं बोरिंग एंड लाइबिलिटीज, इसको बोलते हैं डेट। डेट, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेट। इसको बोलता है डेट, ठीक है। ये मतलब ये देखिए ये डेट है, ठीक है, किसको बोलते हैं डेट। लाइबिलिटी आ गई, मतलब कल हमको उधार करना है भाई, उधारी देना, उधार लिया हूं, अभी तो मेरे पास पैसा आ गया डेट के रूप में, किसी से हमने उधारी ले लिया, लेकिन इसको हम कल जो है सो इसको कल हमको लौटाना ही है, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, ये बहुत ही मतलब क्रूशियल है, ये आप समझ गए तो मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, ये हो गया बजट, ठीक है। बजट का दो पार्ट है, ठीक है। ये देखिए, एक रिसिप्ट
एक एक्सपेंडिचर, एक आय और एक व्यय, ठीक है। ये आय हो गया, ये आय हो गया, ये व्यय हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, आय में दो है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू जो मतलब हमें गवर्नमेंट कहीं से लाती है टैक्स के रूप में, ठीक है, या कहीं से वसूल के लाती है अपने जनता से। जैसे कि इसका दो पार्ट है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स मतलब इनकम टैक्स हो गया जो जनता से लेती है, कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, फिर आपका जीएसटी जो हम लोग खरीदते हैं सामान, उस पर जीएसटी देना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हो गया टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब जैसे फाइन, पेनाल्टी, लाइसेंस फी वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज, रिन्यूअल कुछ लाइसेंस हो गया, कुछ पासपोर्ट फी, ठीक है, ये सब चीज। अब कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो फट से समझ में आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मतलब देखिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीडी याद रख लेगा, आरबीजी कलर आप पढ़े होंगे तो आरबीडी याद कर, अभी के लिए याद कर लीजिए, तुरंत दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाएगा। मतलब ये जो टैक्स और ये सब चीज है ना, जनता के अलावा कहाँ से मेरा पैसा आ सकता है, ये टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट है ना, ये तो जनता से हम ले लिया, कॉर्पोरेट टैक्स ले लिया या कहीं से ले लिया, ठीक है। लेकिन जो इसके अलावे जो भी टैक्स आमदनी होगा वो कहाँ से आता है, वो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे रिकवरी और लोन, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका को लोन दिया होगा, किसी कंट्री को, या झारखंड को लोन दिया, तो वो जब झारखंड लोन रिकवर करेगा तो वो जो प्राप्ति होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन, एंड दैट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। वो भी एक तरह से पैसा आया खर्च करने के लिए, ठीक है। फिर आता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट को जब पैसा घट गई तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो सिक इंडस्ट्री है, हाँ, जो इंडस्ट्री अभी रिवाइव नहीं हो सकता, या कोई लो परफॉर्मिंग एसेट है, इंडस्ट्री है, उसका स्टेक गवर्नमेंट बेचती है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। दैट इज टू बी लुक आफ्टर बाय डीपम्प करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक है, उसमें एक इकाई है वो, ठीक है। उसके बाद इस ये दोनों से भी नहीं होता है तो बोरिंग और लाइबिलिटीज, ठीक है। बोरिंग लाइबिलिटीज मतलब ये सब चीज में भी गवर्नमेंट को पैसा कम पड़ रहा है तो गवर्नमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ वगैरह से उधारी लेती है, ठीक है। तो ये आपको हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ये ठीक है। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि हमने बता दिया भाई। एक बार आपको देखिए, पढ़ा तो कोई भी देगा, लेकिन इसको पढ़ना अपने से कोशिश करना होगा हर बार, नहीं तो ये दिमाग में रहता नहीं है, ठीक है। आरबीडी याद कर लीजिए। आरबीडी याद करने के बाद आपको क्या याद करना है कि भाई रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन इज ए कैपिटल रिसिट्स, ठीक है। कहीं से पैसा आया होगा, हमने उधारी दिया था किसी को, वो आया। अब उधारी तो दिया नहीं था, लेकिन तब भी पैसा कहीं से लोन लिया है हमने, वो हमारा उधारी हो गया, ठीक है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई, हमारे पास तब भी पैसा पड़ गया, कम पड़ गया, तो हमारा कुछ सामान था ना, उसको बेच देते हैं, डिसइन्वेस्ट कर देते हैं, प्राइवेट को दे देते हैं, कोई कंपनी को, जैसे कॉनकोर प्राइवेटाइज हो रही है, या कोई यूनिट मान लीजिए सेल को प्राइवेटाइजेशन करना है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट, उससे कुछ पैसा जो आता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भाई रिकवरी ऑफ लोन इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ भी इस तरह का दे देगा तो कैपिटल रिसिप्ट। बोरिंग एंड लायबिलिटी इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट। डिसइन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स नॉन टैक्स ये दो याद कर लीजिए, बाकी जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है थ्रू एनी मीन्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये तो रिसीट पार्ट हो गया, अब एक्सपेंडिचर में देखते हैं। एक्सपेंडिचर का भी दो पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, ये वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, ये क्या है, डे टू डे एक्टिविटी में गवर्नमेंट खर्च कर दी, जैसे पेंशन देना, मैया सम्मान योजना देना, हमारा तनख्वाह, ठीक है, पीएम किसान सब्सिडी, सूखा राहत, ये सब चीज, ठीक है, वो बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये है ना रिकरिंग होता है, मतलब हर बार बार इसको करना पड़ता है। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, जब गवर्नमेंट खर्च करती है किसी लॉन्ग टर्म चीजों के लिए, जैसे
गवर्नमेंट किसी को लोन दे रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई हवाई अड्डा बना रही है, कोई रोड बना रही है, कोई प्लेग्राउंड बना रही है, ठीक है, कोई डिफेंस इक्विपमेंट पे खर्च कर रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे कि गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आपको मोटा मोटी ये पूरा चीज जो है सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर बार बार इस फिगर को देखिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट है ना, एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा ही काम आता है। जैसे देखिए लोन रिकवरीज कहाँ किसका पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट का, ठीक है। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, लोन रिकवरी मतलब पहले लोन रिकवरी मतलब जस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, फ्रॉम स्टेट यूनिट यूनियन टेरिटरी और फॉरेन गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट ने लोन दिया होगा उसका जो रिकवरी हो रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, पूंजी पूंजी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहाँ से बोरो करती है भाई, लॉन्ग टर्म लोन लेती है। ये जो बोरोइंग गवर्नमेंट है ना, ये कहाँ से लेती है गवर्नमेंट, ये जो बोरोइंग गवर्नमेंट लेती है कहाँ कहाँ से, अभी बताए, आईएमएफ से लेगी या वर्ल्ड बैंक से लेगी या एडीबी से लेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स, ठीक है। अगर विद इन द कंट्री जैसे आरबीआई या किसी और से लोन लेगी तो उसको बोलते हैं, तो भी चुकाना है गवर्नमेंट को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल बोरोइंग, ठीक है। आउटसाइड एक्सटर्नल बोरोइंग और इंटरनल बोरोइंग दोनों ही फॉर्म में ये बोरोइंग किसका पार्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट का, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये किसका पार्ट होगा, ये भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा, देख लीजिए ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है भाई, ठीक है। देखिए ये डिसइन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद इसके अलावे कुछ हो सकते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, पोस्टल डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ठीक है, ये सब भी पार्ट होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के, ठीक है। उसके बाद देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब याद रहता है कि भाई रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स नॉन टैक्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सैलरी पेंशन ये सब में होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट ये सब याद रहता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट में दिक्कत होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे किस, यहाँ जैसे रिसिप्ट में क्या हुआ था, लोन रिकवरी, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोन देना यू स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। फिर लोन का रिपेमेंट करना, लोन का रिपेमेंट करना, रिपेमेंट ऑफ लोन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों है ऐसा ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिफेंस में, फिर रोड बनाना, ये सब चीज होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए ये दो हम बोले ना हमेशा कंफ्यूज रहता है आदमी, इसलिए इसको देखो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या है देखिए, कैपिटल रिसिप्ट मतलब कहीं से हम ले रहे हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटी या तो बढ़ रही या हमारा कोई खरीदा हुआ एसेट था वो घट रहा है। देखिए हमने क्या लिखा था, कैपिटल रिसिप्ट मतलब किसी चीज को बेच के, ठीक है, या कहीं से उधारी लेके, तो उधारी लेंगे तो हमारी हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, और कोई चीज हम अपना सामान बेचते हैं तो रिड्यूस होगा, एसेट हमारा घटेगा। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या आता है, आइदर रेजेस लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, ठीक है। उसी का उल्टा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे इमेजिन कीजिए कि हम रोड बनाएंगे तो कितना दिन चलेगा, मतलब हमारा हम S-400 खरीद लिए डिफेंस के लिए तो कितना दिन चलेगा, तो हमारा सिक्योरिटी बढ़ेगा, मतलब इट रेजेस एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी, या हम पेमेंट जो हमने लोन लिया उसका रीपेमेंट कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो इसको 2-3 बार आपको देखना होगा इस चीज को, ठीक है। ठीक है देखिए और एक चीज देखिए, हमने क्या बोला, रीपेमेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उसको लिख दिया हूं मैं, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन
जो भी लोन लिया था कैपिटल रिसिप्ट के समय, बोरोइंग लायबिलिटी, ठीक है, ये जो देखिए ये वाला जो चीज है बोरोइंग लायबिलिटी है ना, ये लिया था, उसको जब हम रीपेमेंट करते हैं, ठीक है ना, रीपेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि हमारा लायबिलिटी को घटा रहा है, देखो रिड्यूस लायबिलिटी, ठीक है, ये रिड्यूस लायबिलिटी, ठीक है। बट अगर सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। रिकवरी मतलब लोन रिपेमेंट कर रहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यदि इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू हमेशा इंटरेस्ट पेमेंट इस पीरियड में होगा, रिकरिंग होगा, ठीक है, और लोन रिपेमेंट एक बार होगा, ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए इसको। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो बार बार होता है, जैसे तनख्वाह देना बार बार, इंटरेस्ट पेमेंट करना बार बार। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार होता है, जैसे सड़क एक बार बनता है, ठीक है, तो लोन रिपेमेंट एक ही बार होगा। लोन हमेशा थोड़ी ना आप जाके बार बार रिपे करेंगे, इंटरेस्ट भी बार बार रिपे करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें से इसी चीज में और एक चीज और देख लीजिए, डिफेंस, डिफेंस में खर्च करना इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, हमारा एसेट को बढ़ाता है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बढ़ती है। लेकिन डिफेंस में जैसे कि सैलरी देना, डिफेंस में मिराज है या कुछ इस तरह का इक्विपमेंट है, उसका सर्विस, सर्विस पार्ट है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो ये दो चीज है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई, हमने क्या पढ़ा, प्री अप्रूव्ड प्लान फॉर गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट को कितना एस्टिमेटेड रिसिप्ट होने का है और कितना बाहर जाने का है। तो इसके लिए क्या है, देखिए देखिए बोरोइंग लायबिलिटी मतलब कैपिटल का कैपिटल रिसिप्ट का जो बोरोइंग और लायबिलिटी पार्ट है वो 24%। अगर मान लीजिए 1 रुपया गवर्नमेंट का आमदनी है, 1 रुपया गवर्नमेंट के पास है, तो 1 रुपया कहाँ से आएगा और 1 रुपया कहाँ जाएगा, 1 रुपया कैसे आया, 1 रुपया कैसे खर्च होगा, वो देखिए। देखिए बोरिंग और लायबिलिटी मतलब कैपिटल रिसिप्ट का जो बोरिंग लायबिलिटी पार्ट है उसमें 24%, 1 रुपया में से 24 पैसा हमारा आएगा बोरिंग लायबिलिटी से। इनकम टैक्स देगा 22, ठीक है, जीएसटी एंड अदर टैक्स 18, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स 17, नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब वो लाइसेंस फी, फाइन पेनल्टी वगैरह 9%, ठीक है, 9 पैसा 1 रुपया में से। और यूनियन एक्साइज ड्यूटी जैसे पेट्रोलियम टोबैको प्रोडक्ट पे जो लगता है वो 5, कस्टम्स 4, ठीक है, 4% या 4% या 4 पैसा। और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो डिस इन्वेस्टमेंट, और जो ये वाला पार्ट था नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट मतलब ये जो डेट क्रिएट नहीं करता है, वैसा रिसिप्ट कैपिटल पार्ट का जो डेट नहीं क्रिएट करता है, मतलब रिकवरी ऑफ लोन, किसी लोन दिया था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेन टेरिटरी को, वहां से जो रिकवरी हो रही है या डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वहां से जो होगा वो एक। तो इस तरह से ये 100 पूरा होता है, ठीक है, इस तरह से ये 100 पूरा होता है, ये 100। अब ये कहाँ जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, ये है कहाँ जाएगा। स्टेट शेयर ऑफ ड्यूटी मतलब जो सेंट्रल कलेक्ट करती है, आर्टिकल 269, 70 ये सब में देखिएगा, सेंट्रल कलेक्ट करती है लेकिन स्टेट को देती है, तो वो 22%। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पेमेंट 20%, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट इज ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब वैसे स्कीम जो पूरा देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, 16%। फिनांस कमीशन, फिनांस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति बनाता है, जिसका काम है टू रिकमेंड द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इट इज ए वन ऑफ द पिलर ऑफ फिनेंशियल फेडरलिज्म, ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म। उसके बाद देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब वैसा स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का स्टेक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंटर इसमें खर्च करती है। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम मतलब सेंटर प्लस
सेंटर प्लस स्टेट दोनों खर्च करती है, ठीक है। इसमें 8 खर्च करेगी, डिफेंस में 8, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, S-400 खरीदना है, मेजर सब्सिडीज मतलब सूखा राहत और ये सब चीज़ें, MSP, ठीक है, इस पे 6, पेंशन मतलब OROP या अदर तरह का पेंशन उसमें 4, और अदर एक्सपेंडिचर जो मिसली उसमें 8% खर्च करती है। 3-4 बार देखने से ये काम बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए अभी तक इसी को रखते हैं, उसके बाद हम लोग बजटरी प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा था आपका बजट, ठीक है। बजट क्या होता है? एक बजट का जो प्रिंसिपल है, 7 पीरियोडिसिटी, पब्लिसिटी, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, है ना। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है। उसके बाद आपका रोल ऑफ लैप्स, ये सब हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद कहाँ से बजट में पैसा आता है, कहाँ जाता है, ठीक है। और बजट का ये कंपोनेंट, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ठीक है, तो इतना हमने अभी तक देखा है, ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बजट का प्रोसीजर क्या होता है, और आगे का और चीज़ देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।